आज का ताज़ा खबर। चारों तरफ न्यूज़ बेचने वाले चिल्ला चिल्ला कर दौड़े जा रहे थे। आज हर जगह धूम मची थी। न्यूज़पेपर के दुकानों पर बुरी तरह लोगों की भीड़ लगी थी। सभी ये जानने के लिए उत्सुक थे कि उस मुजरिम विशाल का क्या हुआ, जो पता नहीं कितने कत्ल कर चुका था, लेकिन सबूत और गवाह न मिलने के कारण उस पर पुलिस भी हाथ नहीं डालती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश साल भर पहले उसने बीच बाजार में राज गोयल को गोली मारकर हत्या कर दिया था। उस समय राज गोयल अपनी बहन शालिनी के शादी के लिए सामान लेने बाजार आया था। 2 दिन बाद ही उसकी बहन की बारात आने वाली थी। अफसोस कि वो बारात फिर दोबारा कभी नहीं आई। शालिनी की शिकायत पर विशाल को पकड़कर उस पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन गवाह और जज खरीदे जा चुके थे, जिसके कारण विशाल मुजरिम होते हुए भी आसानी से छूट गया। राज गोयल के मरने के बाद उसके घर की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी, इसलिए शालिनी हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकी। इधर लड़के वालों को दहेज के रुपये नहीं देने के कारण शालिनी की शादी भी टूट गई थी। शालिनी के पिता के गुजर जाने के बाद राज गोयल ही अपनी बूढ़ी माँ और दोनों बहनों की देखभाल करता था। उस वक्त आस पड़ोस और सगे संबंधी सभी अपना अपना दामन छुड़ा लिए थे। राज गोयल के हत्या के बाद घर की स्थिति प्रतिदिन बुरी होती जा रही थी। शालिनी बड़ी होने के कारण घर की स्थिति देखकर बहुत चिंतित रहती थी। वो जहाँ भी काम मांगने जाती, वहाँ उसके योग्यता को नहीं देखा जाता। वहाँ उसके शरीर की बनावट, उसके शरीर की उतार चढ़ाव और फटे पुराने कपड़ों के अंदर उसके यौवन को देखा जाता। शालिनी मजबूर होकर घर लौट आती और जब घर की स्थिति देखती तो वो बिल्कुल टूट जाती। कोई खाने के लिए दे देता तो उसकी माँ ले आती और वही मिलकर तीनों खा लेते, नहीं तो 2-3 दिन में कभी एक वक्त की रोटी मिल जाती, कभी कभी वो भी नहीं। इधर यास्मीन भी धीरे धीरे जवानी के दहलीज पर पहुंच गई थी। शालिनी जब भी यास्मीन को देखती, उसके भविष्य के बारे में सोचकर अंदर से डर जाती थी, लेकिन वक्त के हाथों वो मजबूर थी। आखिर वो अकेली लड़की क्या करती। जिधर जाती वहाँ के लोग उसे गीत की तरह नोच लेने वाले निगाहों से खाने को तैयार रहते। शालिनी घर की परिस्थितियों को देखते हुए एक दिन उसने उस दलदल में उतरने की निश्चय कर ली, जहाँ से लौट कर आना उसके लिए क्या किसी भी लड़की या औरत के लिए मुमकिन नहीं होता है। इधर सीबीआई ने राज गोयल के कत्ल के इल्जाम में विशाल को फिर से गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चलाया। इस बार सीबीआई ने इस ढंग से सबूत और गवाह पेश किया कि जज ने राज गोयल के कत्ल के इल्जाम में उसे दफा 302 और 307 के तहत विशाल को मौत की सजा न देकर उसे 10 साल तक राज गोयल के परिवार की देखरेख का हुक्म दिया। साथ में ये भी हिदायत दिया, उसके परिवार में किसी तरह की हादसा या गैर जिम्मेवारी दिखाई दी तो उसे मौत की सजा दी जाए। जज साहब ने यह सजा सुनाते हुए बोले, मैं मुजरिम को एक सुधरने का मौका दे रहा हूँ, क्योंकि मुजरिम विशाल जिस परिस्थितियों में मुजरिम बना है, उस स्थिति में कोई भी भटक सकता था। फिर भी मैं तुम्हें एक नई जिंदगी देकर तुम्हें सुधरने का एक मौका दे रहा हूँ। विशाल चीख पड़ा, नहीं जज साहब, मुझे मौत दे दो, लेकिन मुझे ऐसी सजा ना दो। तब तक जज साहब जा चुके थे। ये अनोखी सजा का खबर एक आग की तरह लोगों में फैल गई थी। ऐसी सजा दुनिया में पहली बार किसी कोर्ट में किसी जज ने किसी मुजरिम को दिया होगा, जो आज ऐसे कुख्यात मुजरिम को दिया है। पूरी दुनिया के नज़र में एक अनोखी सजा थी। विशाल को 2 कांस्टेबल द्वारा राज गोयल के घर लाया गया। विशाल का परिचय राज गोयल के परिवार से करवाया। शालिनी विशाल को देखकर उसे मार डालने के लिए इस कदर उस पर झपटी। अगर दोनों कांस्टेबल शालिनी के हाथों से विशाल को छुड़ाने में जरा भी देर कर देते तो विशाल की मौत निश्चित थी। वो बुरी तरह चिल्ला रही थी, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसे मेरे सामने से ले जाओ, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगी। मेरे परिवार के बर्बादी का कारण यही है। इसके कारण मेरा घर बर्बाद हो गया और आज मैं कहां से कहां पहुंच गई। यास्मीन शालिनी को अंदर ले जाकर उसे शांत कराने लगी। कांस्टेबल राज गोयल की माँ को बताया, ये अब यहीं रहेगा और आप लोगों की देखरेख करेगा। आगे की जिम्मेवारी अब इसी का है। आप लोग इसे सुधरने का एक मौका दे, इसे अपना राज समझे। और दोनों कांस्टेबल वहां से चला गया। विशाल वहीं एक तरफ कोने में बैठकर शाम होने का इंतजार करने लगा। शाम होते ही वो अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग जाना चाहता था। जैसे शाम हुआ वो वहां से भाग निकला और अभी थोड़े ही दूर गया था, तभी अचानक कांस्टेबल मुनीलाल को देखकर वो घबरा गया। कांस्टेबल मुनीलाल अपने मोछों पे ताव देते हुए बोला, क्यों बेटा, भागने का सोच रहे हो? शायद तुम्हें ये नहीं पता कि जहाँ भी जाओगे वहीं अपने बापू को पाओगे, इसलिए इस एरिया को छोड़कर भागना तुम्हारे लिए मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। विशाल हकलाते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है कांस्टेबल साहब, मैं तो इधर घूमने के लिए आया था। कांस्टेबल मुनीलाल ने गुस्सा होते हुए बोला, बेटा तेरी भलाई इसी में है कि अब तुम जाओ और राज गोयल के घर को संभालो, उसकी माँ और दोनों बहनों की देख रेख करो और खुदा का शुक्रिया अदा करो कि जज साहब ने तुम्हारे जैसे कातिल के अंदर पता न क्या देखे, जो तुम्हें मौत की सजा न देकर तुम्हें एक नई जिंदगी दे दी है। मैं अपने लाइफ में पहली बार ऐसी
अनोखी सजा सुना और देखा है। शायद तुम्हारा किस्मत अच्छा था, नहीं तो जज साहब के खिताब में कहीं रहम नाम की चीज नहीं था। जज साहब ने तुझे हैवान से इंसान बनने का मौका दिया है, तो इंसान बनने की कोशिश करो और जिस घर का दीपक तुम बुझाए हो उस घर का दीपक बनकर उस घर को आबाद करने की कोशिश करो। एक बार उस घर को जाकर देखो, तुम्हें पता चलेगा उस घर का क्या हाल किया है तुमने। तब तुम्हें एहसास होगा कि किसी को मारना कितना आसान है और जिंदगी देना कितना मुश्किल। खुदा ने तुम्हें एक मौका दिया है तो उसका फायदा उठाओ और इंसान बन जाओ। और याद रहे, मेरे से चालाक बनने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि मेरे हत्थे कभी चढ़ गए तो मैं नहीं छोड़ूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे गोली के शिकार बन जाओ, इसलिए भागने का विचार मन से निकाल देना। विशाल एक जिंदा लाश की तरह भारी कदमों से चलता हुआ वहां से लौट आया। यास्मीन रात में रोटी और थोड़ी सब्जी रख गई। विशाल उस रात बिना खाए सो गया। रात भर वो सो नहीं सका, एकटक खुले आसमान को देखता रहा। नींद उससे कोसों दूर थी। किसी तरह वो वहां से भाग जाना चाहता था। रात भर वो यही सोचता रहा, कैसे यहाँ से निकला जाए। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पता नहीं रात के कितने बजे होंगे। उसने धीरे से उठकर वहां से भागने के लिए निकल गया। फिर अचानक सामने कांस्टेबल मुनीलाल को देखकर वो सन्नी रह गया। क्यों बेटा, तुम नहीं सुधरोगे? मैंने कहा था ना, यहाँ से भागने की आशा छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा बापू तुम्हारे लिए ही यहाँ बैठा है। तेरी भलाई इसी में है कि राज गोयल के परिवार को अपना परिवार समझकर उसकी देख रेख करो। अब यही तेरी किस्मत की ताबीर बन चुकी है। यहाँ से भागना मुमकिन ही नहीं, तुम्हारे लिए नामुमकिन है। कांस्टेबल मुनीलाल ने बंदूक के ट्रिगर से हाथ हटाते हुए बोला। विशाल बोझिल कदमों से धीरे धीरे घर को लौट आया। समय बीतता गया। विशाल कई बार भागने का प्रयास किया, लेकिन कामयाबी उसके हाथ नहीं लग सकी। उसने मन ही मन निश्चय किया, कुछ दिन तक शांत रहते हैं, जब सभी को विश्वास हो जाएगा तब यहाँ से अचानक भाग जाएंगे। विशाल अब राज गोयल के परिवार पर किसी तरह अपना विश्वास जमाना चाहता था। धीरे धीरे वो खेतों में काम करना शुरू किया, जो खेत सदियों से बंजर पड़ा था। विशाल उस दिन बंजर पड़े जमीन पर हल चलाकर शाम तक थक चुका था। फिर भी वो थके कदमों से घर आकर चारपाई पर लेट गया। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। कई दिनों से वो ठीक से कुछ खाया नहीं था। अभी वो सोच ही रहा था कि कहीं से कुछ खाने को मिल जाती तो। तभी यास्मीन एक थाली में खाना और एक लोटा में पानी रख गई। थाली में कुछ रोटी और थोड़ी सी सब्जी थी। विशाल उठकर खाने के लिए बैठ गया और चारों तरफ निगाहें दौड़ाया, कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। और जब कोई नहीं दिखा तो वो जल्दी जल्दी खाने लगा। उसी वक्त शालिनी वहां अचानक आ गई। उसे सामने देखकर उसकी हाथ की निवाला हाथ में और मुंह की निवाला मुंह में ही रह गई। विशाल से आगे का निवाला उठ नहीं सका और वो थाली को एक कोने में रखकर फिर से लेट गया। वो लेटे लेटे सोचने लगा, मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार शालिनी को बाजार में देखा था। कितना खिला चेहरा था, काली बड़ी बड़ी आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों जैसी उसकी होंठ, वो गुलाबी गाल, लंबी लंबी काली घना बाल। तो उस दिन जी भर कर देखता, लेकिन राज गोयल के मारने के बाद वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठा हो गया, जिसके कारण उसे वहाँ से भागना पड़ा था। आज वो खिला हुआ चेहरा इस कदर मुरझाया हुआ था, जिसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कली को फूल बनने से पहले ही किसी ने तोड़ लिया हो। विशाल पता नहीं कब तक उस असमंजस की भंवर में डूबा रहा। तभी यास्मीन थाली ले जाने के लिए वहाँ आई। विशाल की थाली में रोटी देखकर बोली, आज भी आप खाना नहीं खाए? विशाल सोच की भंवर से बाहर निकलते हुए यास्मीन की तरफ देखा। आपने आज भी खाना नहीं खाया? यास्मीन फिर से बोली। विशाल को विश्वास नहीं हो रहा था किसी ने इन 10 सालों में इतने प्यार से बात किया हो। इतना कुछ होने के बाद भी हमें इतने प्यार से। विशाल यास्मीन की तरफ देखते हुए पूछा, आपका नाम क्या है? यास्मीन। यास्मीन अपनी आंखें झुकाते हुए बोली। यास्मीन थाली उठाकर जाने के लिए जैसे मुड़ी, तभी विशाल यास्मीन को रोकते हुए बोला, क्या 2 मिनट के लिए मेरे पास बैठ सकती हो? नहीं, मैं जा रही हूँ। अगर दीदी देख लेगी तो बहुत गुस्सा होगी। यास्मीन आगे बढ़ते हुए बोली। क्यों यास्मीन? विशाल प्रश्नों वाली नजरों से यास्मीन को देखते हुए पूछा, दीदी आपसे बहुत नफरत करती है। आपके ही कारण आज तक उनकी शादी नहीं हो पाई। भैया के मर जाने के बाद लड़के वाले को दहेज की रकम माँ नहीं दे सकी, इसलिए उन लोगों ने शादी करने से इनकार कर दिया और उनकी शादी टूट गई। उस वक्त यास्मीन की आवाज भर आई थी। घर का खर्च कहाँ से चलता है? विशाल सर नीचे झुकाए हुए पूछा। राज भैया के मरने के बाद सब दीदी चलाती है। वो हम लोगों को आज तक किसी चीज की कमी नहीं होने दी। हर चीज समय से पहले ला देती है। यास्मीन एक अजीब सी खुशी के साथ बोली, जिसमें खुशी कम दुख ज्यादा था। तुम्हारी दीदी क्या करती है? विशाल यास्मीन से पूछा। तभी शालिनी आवाज दी, यास्मीन। मैं बाद में आऊंगी, अभी दीदी बुला रही है। यास्मीन बोलकर चली गई। विशाल शालिनी के बारे में सोचने लगा, क्या करती होगी, कहाँ से ये घर चलाती होगी, इतने पैसे कहाँ से आते होंगे जिससे ये घर चलता होगा। इस युग में माँ, बहन और बेटी नहीं बच रही है तो ये अकेली लड़की इस दुनिया का सामना कैसे करती होगी। रात भर विशाल यही सोचता रहा। पता ना कब उसे नींद आ गई और वो नींद की आगोश में सो गया।
उसे पता भी नहीं चला कब सुबह हो गया। सुबह होते वो खेत की तरफ निकल गया। विशाल अपना जी जान खेती में लगा दिया था। पहली बार वो खेती कर रहा था। वक्त ने उसके हाथों में समय से पहले ही हथियार दे दिया था। खेती क्या होता है उसने कभी जाना नहीं, फिर भी वो कोशिश कर रहा था। विशाल दोपहर में खाने के लिए घर नहीं गया तो यास्मीन खुद उसके लिए खाना लेकर खेत में आ गई और अपने माथे की पोटली को उतारकर रखते हुए विशाल की तरफ देखी। विशाल हल को वहीं छोड़कर यास्मीन के पास तेजी में आया और वाते घबराए हुए पूछा, यास्मीन, घर पर सब ठीक तो है ना? यास्मीन हाँ में सर हिलाई, सब ठीक है। तो फिर क्या बात है जो तुम इस तपती धूप में अकेली यहाँ चली आई हो? यास्मीन विशाल के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, आप घबराओ नहीं, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। आप सुबह से कुछ भी नहीं खाई हो। सुबह उठकर बिना नाश्ता किए आप खेत की तरफ चले आए। मैं आपका अभी तक इंतजार कर रही थी। जब आप नहीं आए तो मैं यहाँ चली आई। अब आप जल्दी से खाना खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगी। मुझे जल्दी जाना भी होगा क्योंकि अगर दीदी आ गई तो बहुत गुस्सा होगी। यास्मीन विशाल के हाथ में लोटा देते हुए बोली। यास्मीन, क्या एक बात मैं पूछ सकता हूँ? तुम सच बोलोगी? विशाल यास्मीन की तरफ देखते हुए बोला। मैं कभी झूठ नहीं बोलती। आप जो भी पूछना चाहे मेरे से पूछ सकते हैं। यास्मीन भी विशाल की तरफ देखते हुए बोली, तुम मेरे लिए खाना लाती हो, मेरा इतना ख्याल रखती हो, जबकि तुम जानती हो मैं ही तुम्हारे भाई को मारा था। तुम लोगों के बर्बादी का कारण और तुम्हारी दीदी आज तक दुल्हन नहीं बन सकी, इन सब का कारण मैं हूँ। फिर भी तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो। आखिर क्यों? तुम भी शालिनी की तरह मुझसे नफरत क्यों नहीं करती? विशाल यास्मीन की तरफ देखते हुए बोला। मैं भी आपसे बहुत नफरत करती थी, लेकिन जब मैं आपको पहली बार देखी तो आप में मेरे राज भैया नजर आए। मैं एक बार अपने भाई को खो चुकी हूँ, अब दोबारा नहीं खोना चाहती। बोलते बोलते यास्मीन की आंखें नम हो गई थी और उसका गला भर आया था। विशाल यास्मीन की आंखों से बहते हुए अश्कों को साफ करते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। मेरी बहन, मुझे माफ करना, अब घबराओ नहीं, तेरा भाई अब आ गया है। विशाल रोटी को तोड़कर पहला निवाला यास्मीन को अपने हाथों से खिलाया। यास्मीन की आंखों से आंसू की बूंदें छलक पड़ी। नहीं बहन, अब नहीं, अब बहुत हो गया। अब तुम्हारे आंखों में अश्कों की एक भी कतरा आ गया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब इन आंसुओं का तुम्हारे जिंदगी में कोई जगह नहीं है। यास्मीन की आंखें भर आई। वो अपनी अश्कों को पोंछते हुए विशाल को खाना खिलाने लगी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। विशाल अपनी मेहनत और स्वभाव से सभी का दिल जीत लिया था, लेकिन शालिनी अब भी नफरत करती थी। विशाल शालिनी से नजरें नहीं मिला पाता था। यही कारण ज्यादातर वो घर से बाहर खेतों में रहता था। एक दिन विशाल की मेहनत रंग लाई और सभी किसानों से अच्छा फसल उसका हुआ। विशाल बहुत खुश था। उसने पहली बार खेती किया था। इतनी अच्छी फसल होगी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। यास्मीन भी अपनी फसलों को देखकर बहुत खुश थी। जब भी वो अपनी खेतों की तरफ देखती थी उसकी आंखें भर आती थी। वहीं दूसरों के खेतों में हरियाली ही हरियाली रहती थी और उसकी खेत बंजर पड़ा रहता था। विशाल बहुत दिनों से सोच रहा था शालिनी से बात करे कि वो अब अपना काम छोड़कर घर बैठ जाए, लेकिन वह फसल कटने का इंतजार कर रहा था। फसल भी अच्छा हुआ था। घर में अब खाने के लिए अनाज हो गया था। एक दिन हिम्मत करके वह शालिनी से बात करने का निश्चय किया, लेकिन शालिनी बहुत देर रात तक जब घर नहीं लौटी तो विशाल उसे ढूंढने निकल गया। एक होटल के सामने बहुत भीड़ लगी थी, इसलिए वो उस भीड़ की तरफ बढ़ गया। तभी उस भीड़ से शालिनी की आवाज़ आई। वो किसी से पैसे मांग रही थी, लेकिन सामने वाला दे नहीं रहा था। वो गाली देते हुए बोली, साले, मैं इसलिए तुम्हारे साथ नहीं गई कि तुम मेरे पैसे नहीं दो। अगर पैसे नहीं थे तो अपनी माँ बहन के पास चला जाता और वहीं अपनी प्यास बुझा लेता। मैं ये धंधा कोई शौक से नहीं करती। मैं अपनी बहन के शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रही हूँ। पैसे आदमी की तरह निकाल दे, वरना अच्छा नहीं होगा। वो आदमी हंसते हुए बोला, क्या जरूरत है बहन की शादी करने की? उसे भी धंधे पर बिठा दो, काफी पैसे मिलेंगे। तभी विशाल आकर उसके जबड़ों पर एक जोरदार बॉक्सिंग दिया। वो कुछ समझ पाता इसके पहले विशाल ने उसे 2-4 लात और हाथ दे दिया। सभी लोग वहां से भाग निकले। विशाल शालिनी की तरफ देखा तो शालिनी अपनी सिर नीचे झुका ली। शालिनी, घर चलो। यह बोलकर विशाल आगे बढ़ गया। पीछे पीछे शालिनी भी चली आई। रास्ते में दोनों चुप रहे। घर पहुंचकर विशाल शालिनी को बोला, रात ज्यादा हो चुका है, इसलिए अभी जाकर तुम सो जाओ, कल सुबह बात करते। और वो अपने कमरे में आ गया। विशाल रात भर सो नहीं सका। वो रात भर यही सोचता रहा कि शालिनी को इस जगह पर पहुंचाने वाला मैं ही हूँ। मेरे ही कारण आज शालिनी इस जगह पे है। किसी तरह वो करवटें बदल बदल कर रात बिताया। सुबह वो शालिनी के पास गया। शालिनी विशाल को देखकर गुस्से से दूसरी तरफ मुड़ गई। शालिनी, तुम कल रात क्या कर रही थी, तुम्हें पता है? विशाल शालिनी के नजदीक आते हुए बोला, इसके जिम्मेवार भी तुम ही हो। जिस जगह पे तुम हम लोगों को लाकर छोड़े हो, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हारे कारण आज मैं हर रात बिकती आ रही हूँ। बोलते बोलते शालिनी की आंखें भर आई थी।
हमें माफ कर दो शालिनी, मैं जानता हूँ इसका जिम्मेवार सिर्फ मैं हूँ। आज मेरे ही कारण तुम इस जगह पर हो, लेकिन क्या हमें माफ नहीं कर सकती? हमें एक बार प्रायश्चित करने का मौका तो दे दो। अब मैं आ गया हूँ, इसलिए तुम ये सब छोड़ दो प्लीज। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मेरे परिवार का देखभाल क्या तुम करोगे? अभी यास्मीन की शादी भी करनी है। वो विशाल की तरफ देखते हुए पूछी। हाँ, मैं करूंगा। आज के बाद घर का सारा जिम्मेवारी मेरा है, लेकिन आज के बाद तुम घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। तुम्हें तुम्हारे भाई का कसम है, अब इस घर को फिर से संवारने का काम मेरा है। शालिनी गुस्से में विशाल की तरफ पलटी, लेकिन विशाल वहां से जा चुका था। शालिनी उस दिन के बाद घर से बाहर नहीं निकली। इधर विशाल बहुत परेशान रहने लगा था। वहां के लोग उसे अजीब नजरों से घूरते थे। सभी जगह के लोग उसे कातिल समझकर वहां से वापस कर देते। विशाल थक कर बोझिल कदमों से घर लौट आता, लेकिन हिम्मत नहीं हारा और अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता रहा। इसी बीच विशाल यास्मीन के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी तय कर दिया। लड़के वाले दहेज में काफी सामान मांगे। विशाल की ये हैसियत नहीं थी और न ही राज गोयल के घर में ही इतने पैसे थे। उस गांव में भी कहीं से उधार रुपये मिलने की आशा नहीं थी। सभी उसे हथियारा समझकर नफरत करते थे। विशाल बुरी तरह निराश हो चुका था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। इसी असमंजस में वो कई दिनों तक जूझता रहा। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता रहा और वो दिन भी नज़दीक आ गया जब 2 दिन बाद बारात आने वाली थी। लड़के वाले ने पहले ही बता दिया था, पूरी रकम दहेज का पहले नहीं दी गई तो बारात वापस लौट जाएगी। इधर बारात वापस ना लौट जाए ये सोचकर विशाल बिल्कुल टूट जाता। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने फिर से एक बार जुर्म की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया और यास्मीन के नाम एक खत रखकर जाने लगा। गलती से वो खत समय से पहले ही यास्मीन के हाथ लग गई, जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी बहन यास्मीन, मुझे माफ करना। मैं जानता हूँ तुम्हें जानकर ये बहुत दुख होगा कि तुम लोगों को बिना बताए यहाँ से मैं जा रहा हूँ, लेकिन क्या करता, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मैं डर रहा था कहीं तुमसे मिलने के बाद यहाँ से मेरा जाना और भी मुश्किल ना हो जाए। मेरी बहन, तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने की मुझे बहुत आरजू थी, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। खैर, अगर जिंदगी रही और ऊपर वाले ने चाहा तो हम फिर से मिलेंगे। तुम्हारा बदनसीब भाई। विशाल का खत पढ़कर यास्मीन की आंखें भर आई थी। वो फुट फुट कर रोने लगी। उस दिन धीरे धीरे आसमान में काली घटाएं छा रही थी। उस रात बहुत ही सुहाना मौसम लग रहा था। सारा जहां नींद की आगोश में सो रहा था, लेकिन विशाल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो शालिनी और यास्मीन के सोने का इंतजार कर रहा था। उधर दोनों बहनों के अभी तक बात करने की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद जब दोनों की बातें करने की आवाज आना बंद हो गई तो विशाल धीरे से उठकर जैसे ही बाहर जाने के लिए निकला, तभी अचानक सामने यास्मीन और शालिनी को देखकर उसके पांव वहीं रुक गए। तुम दोनों इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? उसके मुंह से ये शब्द बहुत ही मुश्किल से निकल पाया था। भैया, आप इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? यास्मीन बिना जवाब दिए ये सवाल कर दी। विशाल के तो पसीने छूटने लगे थे। वो बुरी तरह घबरा गया। वो सपने में भी नहीं सोचा था कि इस वक्त इन दोनों से मुलाकात होगी। वो एकटक दोनों को देखे जा रहा था। उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। फिर भी वो बोला, मुझे नींद नहीं आ रही थी, घर के अंदर घुटन सा हो रहा था, इसलिए मैं सोचा थोड़ी बाहर घूम ले। भैया, आपको झूठ भी बोलने नहीं आता है। खाओ तो मेरे सर की कसम। यास्मीन बच्चों जैसी विशाल का हाथ अपने सर पर रखते हुए बोली। विशाल और घबराकर पीछे हट गया। मैं देख रही हूँ, आप जब से मेरी शादी तय किए हो उस दिन से आप बहुत परेशान रहने लगे हो। आखिर बात क्या है? यास्मीन की आवाज में तड़प थी। कुछ नहीं, तुम लोग जाकर सो जाओ। विशाल अपनी घबराहट को छुपाते हुए बड़े ही मुश्किल से बोला, भैया, मुझे ये शादी नहीं करनी है। भगवान ने एक भाई को पहले ही छीन लिया है। अब मैं आपको खोना नहीं चाहती। आखिर शादी के बाद जब आप ही नहीं रहोगे तो मेरे लिए ये शादी का क्या मायने रहेगा? मेरी जैसी इस दुनिया में बहुत सी लड़कियां हैं जो बिना शादी किए रह जाती हैं। विशाल जोरों से चीख पड़ा। नहीं यास्मीन, फिर से ये शब्द कभी नहीं दोहराना। अभी तुम्हारे इस भाई के बाजुओं में बहुत दम है। मैं तो अपनी बहन की डोली उठाने की जगह उसकी अर्थी उठा चुका हूँ, लेकिन अब ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। ये बोलते बोलते विशाल की आंखें नम हो गई और उसका आवाज भर आया था। शालिनी एक तरफ खड़ा होकर ये सब देख रही थी। यास्मीन के पूछने पर विशाल अपनी पुरानी अतीत के भौर में डूबता चला गया। मेरी बहन, आज जो मैं करने जा रहा था, अगर वो मैं 10 साल पहले करता तो शायद आज मेरी बहन जिंदा होती। 10 साल पहले मैं हत्यारा नहीं था। मेरा भी एक छोटा सा परिवार था जिसमें मेरी बड़ी बहन रेशमा और मेरी बूढ़ी माँ रहती थीं। हम लोग बहुत खुश थे। एक दिन माँ ने बताया, लड़के वाले रेशमा को देखने आ रहे हैं। उस दिन उन्हें रेशमा पसंद आ गई। लड़का डॉक्टर था। उन्होंने दहेज में जो भी मांगा, माँ ने हाँ कर दिया। ये सोचकर कि ऐसा रिश्ता कहाँ मिलेगा,
धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आ गया। शादी की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन पैसों का कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा था। जिन लोगों ने मां से पैसे उधार लिए थे, उन्होंने आखिरी वक्त पर लौटाने से इनकार कर दिया। कहीं से पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया और बारात दरवाजे से वापस लौट गई। बारात को वापस लौटता देख रेशमा ने फांसी लगा ली। मां अपनी जवान बेटी की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने भी दम तोड़ दिया। उस दिन मैंने इन्हीं हाथों से डोली की जगह 2 अर्थियां उठाईं। उसी दिन मैंने कसम खाई कि आज के बाद कोई भी लड़की दहेज के कारण रेशमा जैसी मौत नहीं मरेगी, और उसी दिन से मैंने हथियार उठा लिया। सबसे पहले मैंने उन दहेज लोभियों को मारा जिनकी वजह से मेरी बहन और माँ मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गईं। उसके बाद मैंने उन कर्जदारों को एक एक करके मारा जिन्होंने मेरा पैसा लिया और समय पर वापस नहीं किया। उसके बाद मैं इस मौत के खेल में इतना आगे निकल गया कि चाहकर भी वापस नहीं आ सका, और आज फिर वो वक्त आ गया है जब मुझे फिर से हथियार उठाने की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ कि इसके बाद मुझे फांसी अवश्य होगी, लेकिन मेरी बहन, तुम्हारे लिए तो मैं 1000 बार फांसी पर चढ़ने को तैयार हूँ। उस वक्त सालनी और यास्मीन की आंखें नम हो गई थी। सालनी आगे बढ़कर बोली, विशाल, मेरे पास कुछ रुपए हैं जो कि मैं यास्मीन के शादी के लिए बहुत पहले से जमा कर रही थी, और अगर तुम कहो तो मेरे एक जान पहचान के सेठ जी हैं, उनसे मैं उधार मांग कर ले आती हूँ। जब फसल कटेगी तो उनकी रुपए हम लौटा देंगे। नहीं, तुम घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। मेरे मरने के बाद जो तुम्हारी मर्जी हो वो तुम करना। विशाल गुस्से में बोला। विशाल, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम भी कल मेरे साथ उनके ऑफिस में चलना। सालनी रिक्वेस्ट करते हुए बोली। तुम कहती हो तो ठीक है। विशाल हाँ में अपना सर हिला दिया। दोनों ठीक सुबह 10 बजे सेठ रतनलाल के ऑफिस में पहुंच गए। सालनी विशाल को बाहर ही बैठाकर अकेली केबिन के अंदर चली गई। सेठ रतनलाल ने पैसे देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बदले में वो सूद के तौर पर बोला, मेरी बीवी कई दिनों से अपने मायके गई हुई है, इसलिए आज रात तुम मेरे पास आ जाना। सेठ रतनलाल मुस्कुराते हुए बोला। सालनी जब साफ साफ मना कर दी तब वो जबरदस्ती करने लगा। विशाल बाहर सालनी के लौटने का इंतजार कर रहा था, तभी सालनी की चीख सुनाई दी। विशाल केबिन के दरवाजे को लात से मारता हुआ अंदर दाखिल हुआ। सेठ रतनलाल घबरा गया और उसने तुरंत ड्रॉअर से पिस्तौल निकालकर विशाल पर चलाया। विशाल अपनी बचाव करते हुए सेठ रतनलाल पर झपटा और दोनों में हाथापाई होने लगी। उसी में अचानक गोली चल गई और सेठ रतनलाल एक पुतले के भांति जमीन पर ढेर हो गया। अदालत में जज ने सालनी की गवाही और सबूतों को देखते हुए विशाल को निर्दोष पाया और उसे छोड़ दिया गया। इधर दहेज के रुपये नहीं मिलने पर भी लड़का शादी नहीं तोड़ा और उसी डेट पे उसने यास्मीन से शादी कर अपने घर ले गया। एक दिन अचानक कांस्टेबल मुनीलाल को देखकर विशाल घबरा गया। वो डरते हुए उसके पास आकर पूछा, क्या बात है कांस्टेबल साहब, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? कांस्टेबल मुनीलाल ने बताया, विशाल, तुम्हारी सजा आज पूरी हो गई। तुम आज से आजाद हो। अब तुम जहां चाहो जा सकते हो, लेकिन जज साहब तुमसे एक बार मिलना चाहते हैं। विशाल की आंखें भर आई थी। वो मन ही मन बुदबुदाया, क्या इतनी जल्द मेरी सजा खत्म हो गई? कांस्टेबल मुनीलाल विशाल की तरफ देखते हुए बोला। क्या बोला विशाल? आप झूठ बोल रहे हो। मेरी सजा इतनी जल्द कैसे खत्म हो सकती है? अभी तो यहाँ बहुत कुछ करना बाकी है। नहीं बेटा, मैं झूठ किस लिए बोलूंगा? मैं तो कानून का एक मुलाजिम हूँ। हमें झूठ बोलने से क्या मिलने वाला है? ये देखो तेरे रिहाई की कागज। विशाल अपने हाथों में लेकर देखने लगा और उसे अपने माथे से लगाकर रोने लगा। सालनी पीछे खड़ा होकर सारी बातें सुन रही थी। वो विशाल के कंधे पे धीरे से अपना हाथ रखी। विशाल पीछे मुड़कर देखा तो सालनी खड़ी थी, उसकी आंखें भी भीगी हुई थी। विशाल अपनी अश्कों को पोंछते हुए बोला, सालनी, एक बात मैं तुमसे पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछो। सालिनी अपनी आंखों की अश्कों को साफ करते हुए बोली। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो क्या तुम मेरे जैसे मुजरिम से शादी करोगी? विशाल सालिनी की आंखों में देखते हुए बोला। सालिनी बिना कोई जवाब दिए विशाल के कंधों से अपना हाथ हटा ली। उसकी इस हरकत से विशाल समझ गया कि वो आज भी उससे नफरत करती है। विशाल अपनी आंखें नीचे झुका लिया और कांस्टेबल मुनीलाल के साथ जाने लगा। तभी सालिनी पीछे मुड़ी और विशाल की हाथ पकड़कर चूमते हुए बोली, विशाल, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम जल्दी लौट के आना। ये देखकर कांस्टेबल मुनीलाल की आंखें भर आई थी। वो जज साहब के इस फैसले पर बहुत खुश था। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो ऐसे ही कहानी सुनने के लिए लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब, शेयर और बेल की घंटी बजाना ना भूले।